हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है पेनल्टी। सबसे पहले पेनल्टी क्या होता है, पेनल्टी का एक जनरल मीनिंग क्या होता है। पेनल्टी रेफर्स टू पनिशमेंट चार्ज टू ए पर्सन फॉर ब्रेकिंग एनी रूल और लॉ। जब एक पर्सन किसी रूल या लॉ को मतलब नियम या कानून को तोड़ता है तो उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलती है जिसको हम बोलते हैं पेनल्टी। बट हमें देखना है, ये तो एक जनरल मीनिंग था, बट हमें देखना है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पेनल्टी क्या होता है। जब एसएससी का मतलब होता है टैक्स पेयर, जब एसएससी इनकम टैक्स प्रोविजंस को ब्रेक कर देता है, जब एसएससी इनकम टैक्स प्रोविजंस को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, तो उस पर पेनल्टी इंपोज हो जाएगी। When एसएससी ब्रेक्स द इनकम टैक्स प्रोविजंस, जब एसएससी जब इनकम टैक्स प्रोविजंस को तोड़ देता है, उसको कंप्लाई नहीं करता, देन पेनल्टी विल बी इम्पोज, तो उस पर पेनल्टी इम्पोज हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये है, हु विल इम्पोज द पेनल्टी, पेनल्टी कौन इम्पोज करेगा। तो पेनल्टी विल बी इम्पोज बाय द अथॉरिटी, इनकम टैक्स अथॉरिटी। पेनल्टी इंपोज की जाएगी इनकम टैक्स अथॉरिटी द्वारा, और इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास उस पेनल्टी को इंपोज करने की पावर होती है। उस पावर को हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर, मतलब ऐसी पावर जो अकॉर्डिंग टू लॉ, रूल्स एंड जस्टिस। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी जो पेनल्टी इंपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू रूल्स और जस्टिस, जो उसको जस्टिफाई लगता है उसके हिसाब से, बट लॉ को ध्यान में रखते हुए पेनल्टी इंपोज की जाती है। सवाल ये उठता है पेनल्टी कितनी इंपोज की जाएगी, तो ये डिपेंड करता है केस टू केस, अकॉर्डिंग टू लॉ। अकॉर्डिंग टू लॉ पेनल्टी विल बी इंपोज, पेनल्टी इंपोज की जाएगी। जिस डेट पे डिफॉल्ट किया है उस डेट के अकॉर्डिंग जो भी पेनल्टी होगी लॉ के हिसाब से, लेकिन जो मिनिमम पेनल्टी होगी उससे कम पेनल्टी इंपोज नहीं होगी, मिनिमम को ध्यान में रखते हुए पेनल्टी इंपोज की जाएगी। अब सवाल ये आ रहा है, सर क्या इसका कोई प्रोसीजर होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि एओ का मन किया, एसएससी ऑफिसर का मन किया और उसने किसी भी एसएससी पे पेनल्टी लगा दी, नहीं। पेनल्टी लगाने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। तो 274 सेक्शन 274 जो है वो बताता है प्रोसीजर के बारे में। अगर एओ असेसिंग ऑफिसर को किसी एसएससी के ऊपर अगर उसको पेनल्टी इंपोज करनी है, तो उसके लिए जो एओ है असेसिंग ऑफिसर, उस एसएससी को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, मतलब उसको भी अपनी बातें रखने का मौका दिया जाएगा। हो सकता है उसकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो, उसकी मजबूरी हो जिसकी वजह से उसने डिफॉल्ट किया हो। तो पेनल्टी इंपोज करने से पहले, बिफोर लेवी ऑफ एनी पेनल्टी, किसी भी टाइप की पेनल्टी को इंपोज करने के लिए एओ एसएससी को एक अपॉर्चुनिटी देता है उसको अपनी बात रखने का। अगर बिना कोई अपॉर्चुनिटी दी हुए अगर एओ उस पर पेनल्टी इंपोज कर देता है तो दैट पेनल्टी विल बी कंसिडर एज इनवैलिड, तो वो पेनल्टी क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी, उसकी कोई मान्यता नहीं होगी। अब एओ की बात करता हूं मैं, जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं, अगर उसको पेनल्टी लगानी है 10,000 से अधिक, अगर आईटीओ जो एओ पेनल्टी लगाता है 10,000 से ऊपर, तो उसको उसके लिए अप्रूवल लेनी पड़ेगी एसीआईटी और डीसीआईटी की। एसीआईटी होता है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डीसीआईटी होता है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ऐसे ही अगर आईटीओ को इनकम टैक्स ऑफिसर्स को पेनल्टी लगानी है 20,000 से ज्यादा की, तो उसको उसके लिए अप्रूवल लेनी पड़ेगी जेसीआईटी, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की। कई केसेस में क्या होता है, जो इनकम टैक्स अथॉरिटी होती है, मतलब हायर रैंक के ऑफिसर्स होते हैं जो एओ नहीं होते, तो अगर वो पेनल्टी लगाते हैं तो जो भी वो ऑर्डर निकालेंगे उसकी कॉपी जाती है एओ के पास, जो असेसिंग ऑफिसर होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो स्टार्टिंग होती है प्रोसीडिंग्स की, जो ऑर्डर की, वो एओ ही करता है। तो जो हायर अथॉरिटी होती है उनको कोई पेनल्टी लगानी होती है, कोई ऑर्डर इश्यू करना होता है, तो पहले उसकी कॉपी एओ के पास भेजते हैं, तो एओ फिर अपने ऑर्डर में उसको अमेंड करके बताएगा कि आपको इतनी पेनल्टी पे करनी है। और पेनल्टी जो है वो एक ही समय पर एक से अधिक सेक्शन में भी चार्ज हो सकती है। मतलब
मान लो एसएससी जो है वो फेल हो जाता है टैक्स पे करने में। सेल्फ असेसमेंट सेक्शन 140A के तहत एसएससी खुद अपना टैक्स निकालता है, अपनी पेमेंट करता है। अगर एसएससी या कोई डिमांड की गई है उससे, तो एसएससी जो है वो डिफॉल्ट कर देता है टैक्स पे करने में, तो उस पर सेक्शन 221 की लग जाएगी पेनल्टी। और अगर उसको बोला जाए कि उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, उसको रिक्वायरमेंट है अंडर सेक्शन 44AA के तहत, उसको अगर रिक्वायरमेंट है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की, तो उस पर अगर उसने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं की तो उस पर सेक्शन 271A की पेनल्टी लग जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आइटम्स ऑफ पेनल्टी, मतलब कौन कौन से ऐसे डिफॉल्ट से कौन से ऐसे आइटम्स है जिस पे पेनल्टी लग जाएगी। सबसे पहले सेक्शन 221 कहता है कि अगर एसएससी जो है टैक्स पेयर, अगर वो डिफॉल्ट कर देता है टैक्स पे करने में, टैक्स इन डिफॉल्ट, अगर वो टैक्स पे करने में डिफॉल्ट कर देता है सेल्फ असेसमेंट पे या उससे कोई डिमांड की गई, वो टैक्स पे नहीं करता, तो एसएससी के ऊपर पेनल्टी इंपोज हो जाएगी जितनी एओ डायरेक्ट करता है। एओ जो है वो अपना डायरेक्शन देगा अपने ऑर्डर में और पेनल्टी इंपोज हो जाएगी। लेकिन जो मैक्सिमम पेनल्टी होगी वो अमाउंट ऑफ टैक्स से अधिक नहीं होगी। जितना उस पर टैक्स बनता है, जितना उसने टैक्स पे नहीं किया, उस टैक्स से अधिक पेनल्टी नहीं होगी। उसके बाद सेक्शन 270A बोलता है कि अगर कोई एसएससी ने अंडर रिपोर्टिंग किया है, मतलब उसकी इनकम जो है, वैसे तो उसकी इनकम 20 लाख है लेकिन उसने 100 की है 10 लाख, तो उसको हम बोलते हैं अंडर रिपोर्टिंग इनकम। एक होता है मिस रिपोर्टिंग इनकम, यानी इनकम को डेलिबरेटली जानबूझ के उसने गलत तरीके से शो किया है, कम किया है, तो पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी कौन लगाएगा? एओ, एसेसिंग ऑफिसर पेनल्टी लगा सकता है। उसने ऑर्डर दिया और अपने ऑर्डर में एओ ने कुछ एडिशन कर दिया, मतलब उसकी इनकम ज्यादा आ जाती है, तो जितनी इनकम ज्यादा आएगी उस पर पेनल्टी लग जाएगी। कितनी, फिलहाल बाद में बात कर लेते हैं हम। उसके बाद सीआईटी अपील में अगर केस चल रहा है उसका, तो सीआईटी अपील ने अगर एनहांसमेंट कर दिया तो हो सकता है उसकी इनकम ज्यादा बढ़ जाए, तो जितनी बढ़ी है उस पर उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। या उसने कोई रिवीजन करवाया है 263 में जो सीआईटी या पीसीआईटी द्वारा, तो उसमें भी अगर एडिशन हो गया इनकम में, इनकम और बढ़ के आ जाती है, तो जितनी इनकम बढ़ के आएगी उस पर पेनल्टी लग जाती है अंडर द केस अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। तो मैंने आपको बताया कि अगर एसएससी जो है अपनी इनकम को कम शो करता है या अपनी जानबूझ के इनकम को कम शो करता है, जिसको हम बोलते हैं अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, तो ऐसे केसेस में उस पर पेनल्टी लग जाएगी। एओ भी लगा सकता है, सीआईटी अपील भी लगा सकता है, सीआईटी पीसीआईटी भी लगा सकते हैं, क्योंकि इन तीनों के पास अलग अलग अगर केस जाएगा तो उस केस में अगर उसकी इनकम ज्यादा बढ़ जाती है तो ये तीनों ही लगा सकते हैं। अब सवाल ये, पेनल्टी कितनी लगेगी? तो जितनी भी अंडर रिपोर्टेड इनकम होगी, मतलब उसने इनकम शो की 10 लाख रुपए, लेकिन एओ ने असेसमेंट किया और इनकम आ गई 20 लाख रुपए, तो अनरिपोर्टेड इनकम कितनी मानी जाएगी? 10 लाख उसने शो की, 20 लाख इनकम आई, तो 10 लाख क्या हो जाएगी? अंडर रिपोर्टेड। तो उस पर 50%, तो उस अंडर रिपोर्टेड इनकम पे जो भी टैक्स बनेगा उस टैक्स का 50% जो होगा वो पेनल्टी हो जाएगा। अगर उसने मिस रिपोर्टिंग की है तो जितना भी उसने इनकम को मिस रिपोर्ट किया है उस इनकम पे जो टैक्स बनेगा उस टैक्स का 200% हो जाएगा पेनल्टी इन केस ऑफ अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। अब क्या इन पेनल्टी से एसएससी बच सकता है? क्या इससे बचा जा सकता है? तो उसके लिए सेक्शन 270AA में कुछ प्रोविजन है कि इम्यूनिटी फ्रॉम द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, की पेनल्टी को इम्पोज करने से, पेनल्टी जब लगाई जाएगी एओ द्वारा, सीआईटी द्वारा या पीसीआईटी द्वारा, तो क्या वो पेनल्टी से कुछ चांसेस है बचने के? तो उसके लिए देखो, अगर एसएससी जो है वो एओ को एप्लीकेशन देता है, एसएससी अगर एओ को एप्लीकेशन देता है वो कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है। कौन कौन सी वो कंडीशंस है? पहली कंडीशन, अगर एसएससी ने टैक्स और इंटरेस्ट जो उसका पेएबल है एज पर सेक्शन 143 सब सेक्शन 3, यानी उसका स्क्रूटिनी असेसमेंट हुआ है, उस असेसमेंट में उसकी जो भी इनकम बढ़ के आई है या जो भी उसकी इनकम आई है उसके हिसाब से जो टैक्स बनता है, इंटरेस्ट बनता है, उसने
उसकी पेमेंट कर दी, या 147 का उसका दोबारा से असेसमेंट हुआ, जो भी उसका टैक्स इंटरेस्ट आया उसे चुपचाप पे कर दिया विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम और नोटिस ऑफ डिमांड के तहत। उसके बाद उसने कोई अपील नहीं की अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ 143(3) और 147 के ऑर्डर के अगेंस्ट कोई अपील नहीं की उसने। एप्लीकेशन उसने कर दिया विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ऑर्डर इज पास्ड। जिस महीने में ऑर्डर रिसीव हुआ, जिस महीने में ऑर्डर रिसीव हुआ उस महीने के खत्म होने के 1 महीने के अंदर उसने एप्लीकेशन कर दी। और पेनल्टी जो है मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की, उसकी कोई कार्रवाई अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। अगर देखो मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, अंडर रिपोर्टिंग की कोई कार्रवाई स्टार्ट नहीं हुई है तो फिर एओ ग्रांट कर सकता है इम्यूनिटी, मतलब एक तरह से पेनल्टी को इम्यूनिट कर सकता है, मतलब छुटकारा दे सकता है एसएससी को। उसके बाद ऑर्डर शैल बी पास्ड फॉर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग, यानी एप्लीकेशन जो दी जाएगी एसएससी द्वारा एओ को, तो एओ उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा, वो भी 1 महीने के अंदर ऑर्डर निकाल देता है एक्सेप्शन या रिजेक्शन का फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड। जिस महीने में उसको एप्लीकेशन रिसीव होती है वो महीना खत्म होने के अगले 1 महीने के अंदर उसको ऑर्डर निकालना होता है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया एप्लीकेशन या रिजेक्ट की है। उसके बाद एक बार अगर एओ ने ऑर्डर पास कर दिया, मतलब उसने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली एसएससी की, पेनल्टी माफ की, तो वो ऑर्डर जो होगा वो फाइनल ऑर्डर माना जाएगा। उसके बाद सेक्शन 271A बोलता है, उसके बाद सेक्शन 271A बोलता है अगर एसएससी को मेंटेन करना था बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सेक्शन 44AA। सेक्शन 44AA क्या बोलता है कि अगर कोई पर्सन जो बिजनेस प्रोफेशन करता है और उसकी इनकम किसी प्रीवियस ईयर में 1,20,000 उससे अधिक होती है, या उसका फिर कोई टर्नओवर जो है या फिर सेल्स है वो 10 लाख से ज्यादा होती प्रीवियस ईयर के पहले की 3 सालों में किसी भी साल, या कोई प्रोफेशन कर रहा है तो इनकम 1,20,000 से ज्यादा हो रही है, या फिर रिसीट ग्रोस रिसीट है उसकी 10 लाख से ज्यादा है किसी प्रीवियस ईयर में, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना होता है। तो अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करता, या बुक्स ऑफ अकाउंट वो उसको रखने की रिक्वायरमेंट थी 6 साल 8 साल, डिपेंड करता है वो भी केसेस पे, डॉक्यूमेंट्स जो इंपोर्टेंट है उसने रखे ही नहीं, तो उस पर लग जाएगी पेनल्टी 25,000 की, उस पर पेनल्टी लग जाएगी 25,000। उसके बाद सेक्शन 271AA क्या बोलता है कि पेनल्टी वेयर सर्च हैज बीन इनिशिएटेड, मतलब अगर एसएससी के ऊपर छानबीन स्टार्ट हो गई, एओ को लगता है कि एसएससी ने कोई इनकम अनडिस्क्लोज कर रखी, मतलब इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया, उसने दिखाया नहीं है, शो नहीं किया, छुपा रखी है इनकम, ऐसे केसेस में क्या करता है एओ, सर्च एंड सीज सेक्शन 132 का नोटिस देके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। तो अगर जो है सर्च जो है स्टार्ट हो गया, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया है ऑन आफ्टर 1 जून 2007 के बाद की अगर सर्च स्टार्ट हो गया है, उसके बाद की बात है, अंडर सेक्शन 132 के तहत सर्च स्टार्ट हो चुका है एसएससी का, तो ऐसे केसेस में जो पेनल्टी इंपोज हो जाएगी, यहां पे ध्यान रखना जो सर्च स्टार्ट हुआ है वो ऑन और आफ्टर 1 जून 2007 बट बिफोर 1 जुलाई 2012, यानी 30 जून 2012 तक अगर सर्च स्टार्ट हुआ है तो उसकी बातें यहाँ पे होगी। तो भैया पेनल्टी लग जाएगी कितनी, जितनी भी उसकी अनडिस्क्लोज इनकम होगी उसका 10% लग जाएगा पेनल्टी। बट टैक्स तो वो पे करेगा ही नो डाउट अनडिस्क्लोज इनकम पे, लेकिन पेनल्टी लग जाएगी उसके ऊपर सेक्शन 271AAA के तहत जितनी भी उसने इनकम छुपा रखी है, डिस्क्लोज नहीं की, अनडिस्क्लोज इनकम है उसकी, उस पर 10% लग जाएगी पेनल्टी। अब इस पेनल्टी से वो बच भी सकता है, अगर वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो पेनल्टी इंपोज नहीं होगी। पहली कंडीशन ये है कि सर्च के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर वो मान लेता है ही एडमिट्स अनडिस्क्लोज इनकम, जो भी उसने इनकम छुपाई है, दर्शाई नहीं, सोनी की, अगर वो मान लेता है हाँ जी मेरी इनकम है, बिल्कुल स्टेटमेंट में मेंशन कर देता है, और द मैनर इन विच सच इनकम वाज ड्राइव, और जिस तरीके से उसने वो इनकम को ड्राइव किया है, मतलब रिसीव किया है,
वो मेंशन कर देता है। फिर उसके बाद वो सब्सटेंशिएट कर देता है द मैनर इन विच इनकम वाज ड्राइव, जिस मैनर में, जिस तरीके में उसने इनकम को जनरेट किया है, कमाया है, रिसीव किया है, उसको अगर वो प्रमाणित भी कर देता है, उसके साथ जो भी उसका टैक्स बनता है, जो भी उसका इंटरेस्ट बनता है, कुछ भी अगर आता है टैक्स इंटरेस्ट अनडिस्क्लोज इनकम के रिस्पेक्ट में, तो वो उसका पेमेंट कर देता है। तो अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो पेनल्टी उस पर इम्पोज नहीं होगी। उसके बाद सेक्शन 271 AA B कहता है कि पेनल्टी लग जाएगी इन केस ऑफ सर्च आफ्टर 30 जून 2012 बट बिफोर 15 दिसंबर 2016। यानी अगर इन्वेस्टिगेशंस हो रही है वो 30 जून 2012 के बाद की है, लेकिन 15 दिसंबर 16 से पहले की इन्वेस्टिगेशंस है एसएससी के ऊपर, अंडर सेक्शन 132 में सर्च एंड सीज इन्वेस्टिगेशंस हो रही है एओ द्वारा, तो पेनल्टी लगेगी बिल्कुल टैक्स के अलावा। यानी टैक्स तो लगेगा ही, टैक्स के साथ पेनल्टी भी लग जाएगी। कितनी लगेगी? 10% ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम। वही पहले वाली जो जून 7 की बात अगर सर्च हुआ तो उसमें भी 10% थी, लेकिन उसमें माफी भी थी अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है। यहां पर माफी का प्रोविजन नहीं है। क्या बोला कि 10% लग जाएगी, जितनी उसकी अनडिस्क्लोज इनकम है उसका 10% लग जाएगा उस पर पेनल्टी। अगर वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है और साथ में रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर देता है तो 10% लग जाएगा पेनल्टी ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम का। मतलब 3 कंडीशन कौन सी? पहली कि वो एडमिट कर लेता है कि अनडिस्क्लोज इनकम जो है मेरी है, स्टेटमेंट में वो मेंशन कर देता है, और जिस मैनर में उसने वो इनकम को ड्राइव किया है, कमाया है, रिसीव किया है, वो उसको प्रमाणित कर देता है। कोई टैक्स या इंटरेस्ट कोई बनता है उस इनकम के रिस्पेक्ट में जो उसने छुपाई है वो अगर पे कर देता है और रिटर्न ऑफ इनकम वो फाइल कर देता है तो फिर 10% उस पर लग जाएगी पेनल्टी। उसके बाद 20% पेनल्टी लग जाएगी अनडिस्क्लोज इनकम पे अगर एसएससी जो है ड्यूरिंग सर्च, मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर वो एडमिट नहीं करता है अनडिस्क्लोज इनकम, मतलब वो मानता नहीं कि मैंने इनकम छुपाई, लेकिन वो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है। थर्ड का मतलब जो भी टैक्स बनता है उसका, जो भी इंटरेस्ट बनता है उसका, उसकी वो पेमेंट कर देता है और रिटर्न ऑफ इनकम भी फाइल कर देता है, तो फिर 20% अनडिस्क्लोज इनकम का पेनल्टी लग जाएगा। एडमिट मत करो, डिपार्टमेंट को तो क्या चाहिए? टैक्स इंटरेस्ट चाहिए, जो पेनल्टी बनेगी वो ले लेगा उसके हिसाब से। उसके बाद अदर केस है, यानी कंडीशन कोई सेटिस्फाई नहीं करता वो, तो फिर 60% मैक्सिमम पेनल्टी उसके ऊपर लग जाएगी। उसके बाद पेनल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्च। अब जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो हो रही है ऑन आफ्टर 15 दिसंबर 2016 के बाद की। यहाँ पे कुछ अलग प्रोविजन होंगे। पहले पुराने इन्वेस्टिगेशन थे, अब 16 के बाद की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो यहाँ पर टैक्स तो वो पे करेगा ही अनडिस्क्लोज इनकम पे, नो डाउट। एसएससी टैक्स तो पे करेगा ही, टैक्स के साथ वो पेनल्टी पे करेगा। सवाल है कितनी? तो 30% अब बढ़ गई। 30% ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम, जितनी उसने इनकम छुपाई है, जितनी उसने इनकम डिस्क्लोज नहीं की है, उस अनडिस्क्लोज इनकम पे वो 30% पेनल्टी पे करेगा। अच्छा, इफ द एसएससी ड्यूरिंग सर्च, एसएससी अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये मान लेता है, एडमिट कर लेता है अनडिस्क्लोज इनकम मेरी है, सब्सटेंशिएट कर देता है, मतलब जिस तरीके से उसने इनकम को रिसीव किया, कमाया, उसको प्रमाणित भी कर देता है, एडमिट भी कर लेता है और उसको प्रमाणित भी कर देता है कि मैंने इनकम कैसे कमाई, तो 30% जो भी उसकी अनडिस्क्लोज इनकम होगी, 1 लाख 2 लाख, उसका 30% बन जाएगा पेनल्टी। पेनल्टी लग जाएगी 60% अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है। कौन सी? एक तो वो एडमिट नहीं करता अनडिस्क्लोज इनकम को, दूसरा ना ही वो प्रमाणित करता है, तो फिर 60% लग जाएगी पेनल्टी अगर सर्च जो है वो ऑन और आफ्टर 15 दिसंबर 2016 के बाद का इन्वेस्टिगेशन है। तो उसके बाद एक नोट बनाया, नोट में मैंने लिखा है कि पेनल्टी इन केस ऑफ सर्च, यानी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है 132 का और 30 जून 12 के बाद कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो, तो वहां पर जो पेनल्टी लगेगी वो सेक्शन, जो भी इनकी कंसर्न सेक्शन है, जो भी इनके कंसर्न सेक्शन है 271 AAA, 271 BBB, ठीक है,
उसके हिसाब से ही इन पे पेनल्टी इम्पोज होगी, उसके हिसाब से इन पे पेनल्टी इम्पोज होगी। 270A जो मिस रिपोर्टिंग और अंडर रिपोर्टिंग की जो पेनल्टी है यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अनडिस्क्लोज ऑफ इनकम में वहां पर मिस रिपोर्टिंग था। तो ऐसा नहीं कि 270A की पेनल्टी भी यहाँ पे लग जाए ना, इसकी सेक्शन है 271AAA और बी के तहत यहाँ पर पेनल्टी लगेगी। उसके बाद एक सेक्शन है 271AA C। ये क्या बोलता है इसको देख लेते हैं हम। ये कहता है कि अगर कोई एसएससी की सेक्शन 68 से लेके 69D के अंदर कोई अनएक्सप्लेन्ड उसके पास इनकम है, मतलब बात कर लेते हैं उसको, उसकी इनकम मान लिया जाएगा, मतलब उसके पास सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, ना ही वो एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो सेक्शन 68 क्या बोलता है कि अगर एसएससी के पास उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई क्रेडिट है, बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट है, उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। 69 बोलता है उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट है, उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट है, वो अनएक्सप्लेन्ड है, मतलब वो अपने सोर्स ऑफ इनकम शो नहीं कर पा रहा है। मान लो मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मैं मुझसे कोई अब मुझसे एओ पूछ रहा है कि भाई बताओ आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है आपके पास इनकम भी तो कहीं से आई होगी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। सोर्स ऑफ इनकम तो पता होना चाहिए कि भाई 1 लाख रुपए मेरे पास कहाँ से आया, अब मेरे पास कहीं से तो आया होगा तभी तो मैंने इन्वेस्ट किया। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो अनएक्सप्लेन्ड है, मतलब सोर्स ऑफ इनकम का पता ही नहीं है एसएससी को। उसके बाद 69A क्या बोलता है, मनी है बट अनएक्सप्लेन्ड, यानी ना ही कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है एसएससी के पास उसका। 69B इन्वेस्टमेंट नोट फुली डिस्क्लोज, मतलब मेरा 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मैंने अपनी बुक्स में दिखा रखा है 1 लाख का। 69C कोई एक्सपेंडिचर कर रखा है वो अनएक्सप्लेन्ड है, मेरे पास कोई उसकी बाइफर्केशन नहीं है। 69D अमाउंट बोरो कर रखा है मैंने हुंडी के ऊपर और उसका मैं रिपेमेंट करता हूं बिना कोई अकाउंट पे ही चेक, बिना कोई ड्राफ्ट, बिना ईसीएस, यानी मैं कैश में पेमेंट कर देता हूं। तो ऐसे केसेस में जो भी मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट है, जो भी इन्वेस्टमेंट है मेरा, जो भी मेरी अनएक्सपेंड मनी है, जो भी इन्वेस्टमेंट जो मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, जो भी मैंने एक्सपेंडिचर किया हुआ है, जो भी मैंने रिपेमेंट किया है, वो सब मेरी इनकम मान ली जाएगी, मेरी मतलब एसएससी की इनकम मान ली जाएगी। इसको हम बोलते हैं डीम्ड इनकम। इस पे टैक्स लग जाएगा अंडर सेक्शन 115 बीबीई के तहत टैक्स लग जाएगा 60% इसके ऊपर। अच्छा, टैक्स के साथ इस पे लग जाएगी पेनल्टी, कितनी लगेगी, जितना टैक्स हुआ 115 बीबीई के तहत उस टैक्स का 10% लग जाएगी पेनल्टी यहां पर। और इसके अलावा 271AA के तहत पेनल्टी लग जाएगी, वो मैक्सिमम यहाँ पे 60% पेनल्टी है। लेकिन 270A की पेनल्टी यहाँ पे इंपोज नहीं होगी, क्योंकि 270A होता है अंडर रिपोर्टिंग, मिस रिपोर्टिंग का। उसके बाद सेक्शन 271B है, ये बोलता है कि अगर एसएससी ने बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट नहीं करवाया है, उसके जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसका ऑडिट कराने में वो फेल हो गया है, मतलब ऑडिट की रिक्वायरमेंट थी सेक्शन 44AB में, ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो एसएससी को ऑडिट करना होता है। 44AB में क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई बिजनेस प्रोफेशन करता है और उसका टर्नओवर या सेल्स जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा है तो उसको ऑडिट कराना पड़ेगा, या कोई प्रोफेशन है और वहां पर 50 लाख से अधिक उसका ग्रोथ रिसीट आ रहा है तो उसको ऑडिट कराना पड़ेगा। तो मान लो एसएससी का ऑडिट कराना रिक्वायरमेंट है 18-19 के अंदर, ऑडिट नहीं करवाता हो, या फिर ऑडिट कराता भी है तो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं करता रिटर्न ऑफ इनकम के साथ, तो ऐसे केसेस में पेनल्टी इंपोज हो जाएगी। पेनल्टी कितनी होगी, 1.5 लाख रुपए, और जितना टोटल सेल्स या टोटल टर्नओवर है इन केस ऑफ बिजनेस उसका 50% लिया जाएगा, या फिर ग्रोस रिसीट है, प्रोफेशन का केस है तो 50% ऑफ ग्रोस रिसीट, विच एवर इज लेस, दोनों में जो कम होगा, 1.5 लाख और 50% ऑफ टोटल सेल्स, टर्नओवर, ग्रोस रिसीट, दोनों में जो कम होगा वो हो जाएगा पेनल्टी। उसके बाद है सेक्शन 271C, ये बोलता है कि अगर एसएससी को टीडीएस काटना था, उसने टीडीएस नहीं काटा तो पेनल्टी लग जाएगी, कितनी, जितना टीडीएस काटना था नहीं काटा उसके बराबर पेनल्टी लग जाएगी।
271 सी ये बोलता है कि एसएससी जो है उसको टीसीएस लेना था, यानी सेलर जो होता है, जैसे वो सेल करता है अल्कोहलिक लीकर, तेंदू लीव्स, टिम्बर, कोई आयरन, कोल, स्क्रैप, टिम्बर वुड, तो उसको टीसीएस लेना होता है बायर से। तो अगर सेलर ने टीसीएस नहीं लिया तो पेनल्टी लग जाएगी, जितना उसको टीसीएस कलेक्ट करना था उसकी बराबर पेनल्टी लग जाएगी। उसके बाद सेक्शन 271 डी है, वो बोलता है कि अगर कोई पर्सन है उसने लोन ले लिया 20,000 या उससे ज्यादा का, और वो भी कैश में ले लिया, मतलब बिना चेक, बिना ड्राफ्ट, बिना ईसीएस, उसने लोन लिया 20,000 से अधिक और वो भी कैश में ले लिया, मतलब बिना ईसीएस, बिना ड्राफ्ट, बिना अकाउंट पे चेक, तो जितना उसने लोन लिया है उसके बराबर लग जाएगी पेनल्टी। मान लो अगर लोन उसने 22,000 का ले लिया तो 22,000 रुपये उस पर लग जाएगी पेनल्टी। उसके बाद सेक्शन 269 एसटी इंपोर्टेंट सेक्शन है। अगर कोई पर्सन रिसीव करता है एक सिंगल डे के अंदर किसी दूसरे पर्सन से इन एग्रीगेट, टोटल मिला के एक दिन की बात कर रहा हूं मैं, वो अमाउंट जो है वो 2 लाख या उससे अधिक रिसीव करता है और वो कैश में रिसीव करता है, 2 लाख रुपए या उससे अधिक कैश में रिसीव कर लेता है एक सिंगल डे में किसी दूसरे पर्सन से इन एग्रीगेट, या एक सिंगल ट्रांजैक्शन हुई उसमें रिसीव करता है, या कोई इवेंट है, कोई ओकेशन जैसे मैरिज होगी, तो 2 लाख रुपए से अधिक अगर कैश में पेमेंट रिसीव कर लेता है तो जो रिसीवर होगा उस पर पेनल्टी लग जाएगी, जितना वो रिसीव करता है, जितना अमाउंट वो रिसीव कर रहा है। जैसे 4 लाख अगर रिसीव करता है तो 4 लाख पेनल्टी लग जाएगी उसके ऊपर। अब यहां पर देखो इवेंट की बात की मैंने कि ट्रांजैक्शन टू वन इवेंट या ओकेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैरिज में कैटरिंग होती है, डेकोरेशन होता है, फिर टेंट भी लगता है, तो मान लो मैंने ना कैटरिंग का ऑर्डर भी ले लिया, डेकोरेशन का ऑर्डर भी ले लिया और टेंट का ऑर्डर भी ले लिया, तो कैटरिंग के मैंने 1.5 लाख रुपए ले लिए, डेकोरेशन के भी 1.5 लाख रुपए ले लिए और टेंट के ले लिए 1 लाख रुपए, तो 1.5 प्लस 1 कितना हो गया, 4 लाख रुपए ले लिए मैंने। तो मैंने अलग अलग ले लिए पैसे कि कैटरिंग के अलग ले लिए, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर 269 एसटी का वोलेशन हो रहा है, यानी यह सेक्शन जो है ये इसको हम अवॉइड कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि है तो एक इवेंट, भाई मैरिज ही तो है, एक सिंगल इवेंट से आपने 4 लाख रुपए ले लिए, भले आपने अलग अलग लिए हैं कैटरिंग के, लेकिन एक सिंगल इवेंट है, एक ओकेशन है, तो ऐसे केसेस में भी आप बच नहीं सकते। अलग अलग लो रहे हो, सॉरी अलग अलग ले रहे हो आप, कैटरिंग के अलग ले रहे हो, डेकोरेशन के अलग, नहीं है तो सिंगल इवेंट, तो 2 लाख से अधिक गया कैश तो मतलब पेनल्टी लग जाएगी। लेकिन अगर जो रिसीवर है वो अगर गवर्नमेंट है या कोई बैंकिंग कंपनी है या पोस्ट ऑफिस है या कोऑपरेटिव बैंक्स है या कोई पर्सन या कोई क्लास ऑफ पर्सन जिसको नोटिफाई कर रखा है ऑफिशियल गजट के अंदर, तो फिर उस केसेस में पेनल्टी इंपोज नहीं होगी, पेनल्टी इंपोज नहीं होगी। और दूसरी बात, अगर पर्सन जो है वो प्रूव कर देता है गुड और सफिशिएंट रीजन, अगर वो एक अच्छा सॉलिड कारण बता देता है तो पेनल्टी फिर उस पर इंपोज नहीं होगी। और दूसरी बात, अगर विड्रॉल किया जा रहा है 2 लाख या उससे अधिक बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक से, तो ऐसे केसेस में भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता 269 एसटी। 271 डीए के अंदर जो जॉइंट कमिश्नर होता है वो पेनल्टी लगा देता है। उसके बाद सेक्शन 271 ई ये क्या बोलता है कि अगर किसी पर्सन ने लोन ले रखा है, अगर किसी पर्सन ने लोन लिया और वो लोन का रिपेमेंट करता है और अमाउंट जो है लोन रिपेमेंट की वो 20,000 या उससे अधिक है, वो 20,000 या उससे अधिक है और वो कैश में पेमेंट कर देता है, तो जितना वो लोन का अमाउंट होगा उसके बराबर लग जाएगी पेनल्टी, जितना लोन का अमाउंट होगा उसके बराबर लग जाएगी पेनल्टी। उसके बाद सेक्शन 271 एफए, अच्छा पी ली मैंने। उसके बाद सेक्शन 271 एफए है, ये सेक्शन बोलता है कि अगर कोई एसएससी जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इंगेज है, अगर कोई एसएससी जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है, जैसे बैंकिंग कंपनी हो गई, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो गई, तो इनको जो भी ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं इनका एक स्टेटमेंट फर्निश करना होता है इनको फॉर्म 61A के अंदर अंडर सेक्शन 285 BA के तहत।
अगर ये ऐसा नहीं करते तो इन पे पेनल्टी लग जाएगी 500 फॉर एवरी डे। दूसरी बात, इनको नोटिस आ गया 285 BA 5 का, और नोटिस आने के बाद ये फर्निश करते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो फिर पेनल्टी बढ़ के कितनी हो जाएगी, 1000 रुपये एक दिन की, 1000 रुपये एक दिन की। उसके बाद हम बात करते हैं 271H की। देख लो, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर वो इनएक्यूरेट है तो पेनल्टी फिर कितनी हो जाएगी, 50,000। मतलब आपने गलत फर्निश कर दिया तो फिर 50,000 की पेनल्टी हो जाएगी। उसके बाद सेक्शन 271 FAA के तहत। उसके बाद सेक्शन 271H है, उसमें बोला कि अगर टीडीएस कोई पर्सन काटता है, जिसको बोलते हैं टीडीएस डिडक्टर, जो काटने वाला होता है डिडक्टर। टीसीएस कलेक्ट जो करता है वो सेलर होता है। तो अगर कोई टीडीएस काटा, किसी ने टीसीएस कलेक्ट किया सेलर ने, और उसको स्टेटमेंट फर्निश नहीं की 203A के तहत, 206C3 के तहत, एक प्रेस्क्राइब टाइम के अंदर आपने टीडीएस काटा, टीसीएस काटा, जमा नहीं किया, स्टेटमेंट नहीं दी, तो पेनल्टी लग जाएगी मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 1 लाख की पेनल्टी लग जाएगी। नोट, अब देखो, अगर ये जो टीडीएस काट रहा है डिडक्टर और टीसीएस कलेक्टर है, अगर वो चाहे तो इससे बच भी सकते हैं। वो प्रूव कर देते हैं कि टीडीएस टीसीएस का उसने भुगतान कर दिया, पे कर दिया, विद फाइन और इंटरेस्ट पेमेंट कर दी टू द क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में टीडीएस टीसीएस जो बना, विद फाइन और इंटरेस्ट उसकी पेमेंट कर दी, और स्टेटमेंट भी डिलीवर कर दी आफ्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द टाइम प्रेस्क्राइब फॉर डिलीवरिंग स्टेटमेंट। यानी स्टेटमेंट डिलीवर करने का जो टाइम था उसके 1 साल के अंदर अंदर स्टेटमेंट हमने डिलीवर कर दी, जो भी टीडीएस टीसीएस की पेमेंट की है, विद फाइन विद इंटरेस्ट। उसके बाद है सेक्शन 271J। ये बोलता है कि जो सीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, जो रजिस्टर वैल्यूअर होते हैं, यानी इनको जो सीए होते हैं उनको ऑडिट करनी पड़ती है, और ऑडिट करने के बाद अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। ऐसे ही जो रजिस्टर वैल्यूअर होते हैं वो एक वैल्यू निकालते हैं, उसको एक वैल्यूज का एक सर्टिफिकेट देना होता है उनको। तो अगर ये रिपोर्ट या सर्टिफिकेट के अंदर एक इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन फर्निश कर देते हैं, यानी गलत सूचना अगर वो उसमें भर देते हैं रिपोर्ट या सर्टिफिकेट के अंदर, तो ऐसे केसेस में उन पे पेनल्टी इंपोज हो जाएगी। पेनल्टी कितनी होगी, 10,000 फॉर ईच रिपोर्ट और सर्टिफिकेट। हर एक रिपोर्ट के ऊपर जो इन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दी है, पेनल्टी लग जाएगी 10,000 रुपीज की। पेनल्टी कौन लगाएगा, एओ असेसिंग ऑफिसर और सीआईटी अपील, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, दोनों के पास पावर होती है कि वो पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 272A है, 272A। इसमें बोला कि अगर एसएससी से कोई क्वेश्चन पूछा गया, उसने जवाब नहीं दिया, उसको साइन करने के लिए बोला गया, स्टेटमेंट पे उसने साइन नहीं किया, उसको इंफॉर्मेशन फर्निश करने के लिए बोला गया, इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं की, उसको रिटर्न फाइल करने के लिए बोला गया, रिटर्न फाइल नहीं की, उसको इंस्पेक्शन कराने के लिए बोला गया, इंस्पेक्शन उसने नहीं कराया, तो पेनल्टी लग जाएगी 10,000 की। इसके अलावा अगर वो फेल हो जाता है स्टेटमेंट देने में, कौन से स्टेटमेंट, सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग स्टेटमेंट, या उसको नोटिस देना पड़ता है 15 दिन के अंदर, अगर वो बिजनेस या प्रोफेशन को डिसकंटिन्यू करता है अंडर सेक्शन 176 सब सेक्शन 3 के तहत, तो एसएससी जो बिजनेस कर रहा है, जो प्रोफेशन कर रहा है, उसको नोटिस देना होता है डिसकंटिन्यूस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन का विद इन 15 डेज। या उसने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं किया, या उसको इंस्पेक्शन के लिए बोला गया है, कंपनी के जो रजिस्टर होते हैं अंडर सेक्शन 134 उसका इंस्पेक्शन होता है, अगर वो उसको इंस्पेक्शन के लिए बोला गया, उसने इंस्पेक्शन नहीं करवाया। चैरिटेबल ट्रस्ट है 139(4)(a) के तहत उनको रिटर्न फाइल करनी होती है, उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की। साइंटिफिक रिसर्च 139(4)(c) के तहत उनको रिटर्न फाइल करनी होती है, उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की। इसके अलावा टीडीएस नहीं काटा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे, और ना ही टीडीएस काट लिया, सर्टिफिकेट इश्यू नहीं की, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं किया। इसके अलावा जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर्स होता है, अगर उसको टैक्स रिकवर करना होता है किसी एसएससी है, वो तो जहां भी वो एम्प्लॉय है वहां डायरेक्ट वो एम्प्लॉयर से कह सकता है इसका टीडीएस काट लो। अगर वो एम्प्लॉयर डिफॉल्ट कर देता है टीडीएस काटने में, या कोई परक्विजिट्स दे रहा है एम्प्लॉय को, तो उसका भी स्टेटमेंट देना होता है। अगर ये सारी चीजें करने में फेल हो जाता है तो पेनल्टी लग जाएगी 10,000 की, पेनल्टी लग जाएगी 10,000 की।
उसके बाद सेक्शन 206C के तहत अगर टीसीएस नहीं काटा गया तो पेनल्टी लग जाएगी 100 फॉर एवरी डे की। उसके बाद अगर टीडीएस टीसीएस का रिटर्न फाइल नहीं किया, अरे एसएससी जो है वो रिटर्न फाइल नहीं करता है तो पेनल्टी लग जाएगी, जितना टीडीएस काटना था और जितना टीसीएस उसके इक्विवेलेंट उस पर पेनल्टी लग जाएगी। उसके बाद सेक्शन 206A सब सेक्शन 1 बोलता है कि अगर कोई बैंकिंग कंपनी है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई पब्लिक कंपनी है, वो इनकम देती है रेजिडेंट को, इनकम किसमें, एक इंटरेस्ट के रूप में इनकम देती है, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी जो 194A में कवर होता है, और जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो अप टू 10,000 है अगर पेमेंट करती है बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर पोस्ट ऑफिस। अदर केस में 5,000। अगर इससे अधिक नहीं है तो जो भी इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रेजिडेंट को, उनका एक स्टेटमेंट इनको फर्निश करना होता है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का। अगर वो ऐसा नहीं करते तो इन पे पेनल्टी लग जाएगी 10,000 की। उसके बाद सेक्शन 202A और 206C 3A में क्या बोला कि अगर एसएससी जो है वो टीडीएस टीसीएस काट लेता है, डिपॉजिट कर देता है विदाउट चालान, भाई टीडीएस काटा टीसीएस काटा लेकिन जमा किया विदाउट चालान और एक स्टेटमेंट डिलीवर किया विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम, तो पेनल्टी लग जाएगी 100 फॉर एवरी डे। मतलब टीडीएस काटा टीसीएस काटा, जमा कर दिया लेकिन चालान के साथ जमा नहीं किया। हाउएवर किंतु जो पेनल्टी होगी 197A में आता है, अगर कोई टीडीएस नहीं काटना था कुछ सर्टेन इनकम की, 203 सर्टिफिकेट इश्यू नहीं की टीडीएस की, 206 जो है आपका टीसीएस से संबंधित है, 20 में टीडीएस काटा आपने विदाउट चालान जमा कर दिया, 206C3A में आपने टीसीएस काटा विदाउट चालान जमा कर दिया। तो यहाँ पर जो पेनल्टी होगी वो अमाउंट ऑफ टीडीएस या टीसीएस से अधिक नहीं होगी किसी भी हाल में। उसके बाद सेक्शन 272AA क्या बोलता है कि अगर एसएससी से कोई इंफॉर्मेशन मांगी गई अंडर सेक्शन 133B के अंदर, जो एओ है वो एसएससी से किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन मांग सकता है, उसको ऑफिस अटेंड करने के लिए बोला जा सकता है, उसको कोई एविडेंस लाने के लिए कहा जा सकता है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस करने के लिए कहा जा सकता है। तो अगर एसएससी को इंफॉर्मेशन फर्निश करने के लिए कहा गया है और वो ऐसा नहीं करता तो पेनल्टी लग जाएगी 1,000 रुपीज की। उसके बाद सेक्शन 272B इंपोर्टेंट सेक्शन है 139A के जो प्रोविजंस है पैन कार्ड की। अगर किसी पर्सन पे पैन कार्ड की कंडीशन अप्लाई होती है, पैन कार्ड उसको अप्लाई करना होता है और उसने पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया, वो फेल हो गया, तो उस पर पेनल्टी लग जाएगी 10,000 रुपीज की। अगर उसके पास पैन कार्ड है भी तो वो किसी इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट में उस पैन कार्ड को गलत मेंशन कर देता है, यानी अपने पैन कार्ड को गलत दिखा देता है, तो पेनल्टी लग जाएगी 10,000 रुपीज की। इसके अलावा सेक्शन 272BB है, इंपोर्टेंट सेक्शन है ये भी। जो भी एसएससी टीडीएस काटता है, टीसीएस कलेक्ट करता है, उसके पास 10 होना चाहिए, 10 टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। उसके बिना वो ना टीडीएस काट सकते हैं ना टीसीएस रिसीव कर सकते हैं। तो पहले उनको अप्लाई करना पड़ता है 10 नंबर के लिए। तो अगर 10 वो फिर जाते हैं 10 को प्राप्त करने में, या 10 ले लेते हैं डॉक्यूमेंट में उसको गलत मेंशन कर देते हैं, तो ऐसे केसेस में भी पेनल्टी इंपोज हो जाती है उनके ऊपर। 10,000 रुपये एओ ऑर्डर देगा पेनल्टी का। तो ये था पेनल्टी के ऊपर छोटा सा लेक्चर, और कोशिश की मैंने काफी कम समय में अधिक समझाने की। सेकंड पार्ट में इससे कुछ थोड़ा सा रिमेनिंग पोर्शन है वो भी करा दूंगा मैं सेकंड पार्ट में। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।